चलिए माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? आई एम सीइंग मेनी फेसेस सिंस लॉन्ग टाइम. चलिए, सो आई गेस आज का आपका ग्रुप 2 का पहला दिन है और दो लेक्चर आपके हो चुके हैं, इजंट इट? दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड दूसरा एफएमए को. सो यू माइट हैव गॉट एन आइडिया कि ग्रुप 2 के अंदर है क्या क्या नहीं है. तो पहला सब्जेक्ट तो आपका एडवांस अकाउंटेंसी है, दूसरा आपका एफएमई को है, और जो नेक्स्ट टू सब्जेक्ट्स है दैट इज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस एंड ईआईएसएसएम. ओके, इन दोनों क्लासेस को हम लोग अभी आफ्टरनून के सेशन में कवर करेंगे. तो इसके अंदर जो पहला सेशन होगा वो आपका होगा पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. ये सब्जेक्ट का नाम देख करके मुझको लगता है कि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बिकॉज मैंने देखा हुआ है अब तक कि ग्रुप 2 के अंदर अगर किसी का रिजल्ट नेगेटिव आया है तो बहुत सारे बच्चों का यही रीज़न होता है, प्राइमा फेसी रीज़न यही होता है कि सर ऑडिटिंग का पेपर ठीक से नहीं गया. अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या रीज़न है क्या नहीं है, कैसे उसको टैकल करना है, वो सारी बातें हम लोग थ्रू आउट द सेशन कवर कर लेंगे कि क्यों ऑडिट का पेपर बच्चों को इतना डिफ़िकल्ट या इतना अच्छा नहीं लगता है. सो चेक करेंगे क्या सीन है क्या सीन नहीं है ऑडिटिंग के अंदर. तो ये रहा आपका पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. आज के लेक्चर का जो टारगेट होगा वो कुछ हम लोग सिलेबस की बातें नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग आज के लेक्चर का टारगेट रखते हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल what is the paper is all about, second that what is the syllabus that we are going to learn in coming days, and third one what is the exact paper pattern that you are going to appear. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे बच्चे इस पेपर के अंदर कम स्कोर कर लेते हैं, या यही एक रीज़न होता है जिस वजह से बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते या फिर उनका रिजल्ट नेगेटिव आता है. अगर आप मेरी सुनोगे यकीन नहीं होगा आपको अगर मैं कहूँगा तो, जैसे ग्रुप 1 के अंदर सबसे इजी सब्जेक्ट मैंने कहा था कि लॉ का पेपर होगा, मैंने कहा था, और उसका रीज़न भी मैंने बताया था कि क्यों सबसे इजी सब्जेक्ट है और क्यों सबसे इजी सिलेबस है कंपेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया. इन तीन पेपर के साथ अगर आप लॉ को कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड दैट नो द सिलेबस इज क्वाइट low, I can say, compared to the other three subjects, and as well as the way they actually evaluate you is also I can say easiest, because in law you are getting 30 marks as a MCQ and 70 marks as a descriptive that you have to write it down. पहले तो ये पूरा 100 मार्क का लिखना होता था, अभी तो आपको 30 मार्क का MCQ लिखना है और फिर 70 मार्क का आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है. अब उसी लाइन पे अगर मैं ग्रुप 2 के अंदर आता हूं तो आपका पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा पेपर होगा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तीसरा पेपर होगा ईआईएसएसएम एंड चौथा पेपर होगा आपका एफएमए को. नो सी एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, अब अकाउंटिंग तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बालवाड़ी से आई कैन से, तो आपको अकाउंटिंग में कैसे खेलना है, या फिर पेपर भी डिफिकल्ट आ गया तो यू कैन समहाउ टैकल दैट कि हाँ भैया हमें टैकल कर सकता हूँ, इसीलिए वो आपको सब्जेक्ट ईजी लगता है कि हाँ चलो ईजी पेपर है हम लोग टैकल कर लेंगे. ऑडिटिंग का पेपर वैसे देखा जाए तो पूरा नया पेपर है, जैसे ग्रुप 1 के अंदर आपका लॉ का पेपर था, पूरा नया पेपर था, सारी बातें नए नए से हमको सीखनी थी. ऑडिटिंग के अंदर भी ये पहला सब्जेक्ट है जो आप अगेन ये ग्रुप 2 के अंदर एक पहला सब्जेक्ट है जो आप नए से पढ़ रहे हो, ऑडिटिंग. अब देखो अगर मैं वर्ड लिखता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू बी, इजंट इट? चार्टर्ड अकाउंटेंट. आप मुझको बताएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये वर्ड जब कभी भी आपके दिमाग में आता है या आप भी सोचते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वंस यू क्वालिफाई आप मुझको बताएंगे आप क्या करने वाले हो. यस, एक सीए क्या करता है सर? पैसे कमाता है. पैसे कैसे आते हैं? एग्जैक्ट आप काम क्या करते हो? व्हाट यू डू? कोई भी क्या करते बेटा? सीए क्या करते? ओमकार ऑडिट करता है. हरीश्वर ऑडिट करता है सीए. तो मेरे हिसाब से इसका नाम हटा करके ये होना चाहिए था isn't it? बिकॉज सीए एक्चुअली सबसे ज्यादा पैसे कमाता है वो किसमें बोलो? ऑडिट में.
तो नाम होना चाहिए चार्टर्ड ऑडिटर, लेकिन हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम दिए हैं तो ठीक है, हम मान रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन एक्चुअली उसका नाम चार्टर्ड ऑडिटर होना चाहिए। और जो कि मैं कह रहा हूं कि सीए का मैक्सिमम रेवेन्यू जो आने वाला है वो आपका ऑडिट से आने वाला है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इजंट इट, चार्टर्ड ऑडिटर। और अभी हमको पढ़ना है कि ये ऑडिट करना कैसे है। आप मुझको बताएंगे इस इंडिया में कितने प्रकार के ऑडिट होते हैं, जो भी आपने अभी तक देखे हुए या फिर ऑडिट आप जानते हो कि सर ये ऑडिट हो सकता है। जैसे आपने सी इंटर ग्रुप 1 के अंदर लॉ पढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारे ऑडिट हमने देखे हुए, तो आप मुझको बताएंगे कि इस इंडिया में कितने प्रकार के ऑडिट आप करते हो। यू टेल मी, कम ऑन, बताएंगे कौन सा ऑडिट करते हो आप, लिखो मैं यहाँ पे। तो पहला ऑडिट आप करते हो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसको हम लोग कॉमनली स्टैट ऑडिट कहते हैं, इजंट इट। तो बताएंगे स्टैट ऑडिट में करते क्या, स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम लोग ऑडिट करते हैं किसका, कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ओके, दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन सीएंटर लॉ सेक्शन 139 टू सेक्शन 148, इजंट इट। उसके अंदर हमने देखा था एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। चलो ठीक है, ये पहला ऑडिट। दूसरा ऑडिट कौन सा बताओ, इंटरनल ऑडिट। चलो नेक्स्ट वन, इंटरनल ऑडिट। कोई मुझको सेक्शन नंबर बताएगा, वेरी गुड, सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद नेक्स्ट ऑडिट कौन सा है, अगेन कॉस्ट ऑडिट, इजंट इट, जो एक सीए नहीं करता लेकिन ऑडिट का प्रकार है, सेक्शन नंबर 148, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ऑडिट कौन सा था बोलो, और कोई ऑडिट जो आप जानते हो, सेक्रेटरी ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, इजंट इट, ये कौन करता है, ये कंपनी सेक्रेटरी करता है, हम नहीं करते। चलो ये एक ऑडिट प्रकार है, और बताओ और कौन सा ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट। चलो कॉन्करेंट ऑडिट, वेरी गुड, कॉन्करेंट ऑडिट, ये बैंक का होता है भाई, कॉन्करेंट ऑडिट। और बताओ और कौन सा ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, इंटरनल हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, सेक्रेटरी ऑडिट हो गया, कॉन्करेंट ऑडिट हो गया, और कौन सा ऑडिट, तो उसको छोड़ के और भी बहुत सारे ऑडिट हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑडिट हो गया, सेल्स ऑडिट हो गया, एचआर ऑडिट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के ऑडिट हम लोग देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ग्रुप 2 के अंदर कोई इजीएस्ट सब्जेक्ट अगर है तो वो ऑडिट है। क्यों, बिकॉज इन सारे ऑडिट्स में से आपको पढ़ना कौन सा पता है, बस ये, हाँ, बैंक ऑडिट के अंदर एक कॉन्करेंट ऑडिट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, बाकी खत्म। तो आपको पढ़ना है स्टैट्यूटरी ऑडिट, बस स्टैट्यूटरी ऑडिट। सर बाकी ऑडिट, जैसे ड्यू डिलिजेंस ऑडिट होता है, वो आपको सीए फाइनल में पढ़ाया जाएगा, फाइनल के सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में नहीं है। तो इंटर के सिलेबस में बस पढ़ना है स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो अगेन मैंने आपसे जो कहा था कि सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, उसका एक रीजन ये रहा कि बस एक ही पढ़ना है स्टैट्यूटरी ऑडिट। और बहुत सारी बातें आप ग्रुप 1 के अंदर, लॉ के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, तो ऐसा कोई नई बातें आपको यहाँ पे सीखनी नहीं है, बस वही पुरानी बात ही है, लेकिन उसको नए तरीके से सीखना है, रिश्ता वही, सोच नहीं, बस वो पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया एक रीजन। सर और रीजन बता दो, एक रीजन से मन नहीं भर रहा है, और रीजन बताओ सर, इस पेपर को इजी बनाने के और रीजन बताओ। जैसे मैंने आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया, सो पेपर पैटर्न क्या होगा, सी इंटर लॉ का पेपर पैटर्न क्या है, 30 मार्क के एमसीक्यू और 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव। अब सेम लॉजिक आपका सी इंटर ग्रुप 2 के अंदर ऑडिट के अंदर भी आएगा, 30 मार्क का आपका आएगा एमसीक्यू, 70 मार्क का आपका आएगा कौन सा बोलो, डिस्क्रिप्टिव। अब जो आपके सामने पेपर दिख रहा है, ओके, ये रहा पेपर, यस, तो ये मई 23 का पेपर है, अभी हाल फिलहाल में जो पेपर आया था उसका ये पेपर है। तो लेटेस्ट पेपर समझ लेते हैं। अभी 30 मार्क का जो एमसीक्यू का पेपर है वो तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं आपको 70 मार्क का पेपर दिखा रहा हूँ कि 70 मार्क का पेपर होता कैसा, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे। सो डायरेक्टली जंप करता हूं मैं पार्ट 2 के ऊपर, दैट इज आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 6 क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी। तो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, एंड एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5। तो कुल मिला के आपको कितने पेपर कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 5 क्वेश्चन, जिसमें से टोटल 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी, बाकी क्वेश्चन 5, उसमें से 4 लिखने हैं। चलिए वो वैसे आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन सी स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो 30 मार्क का एमसीक्यू तो था बेटा,
ऊपर से 14 मार्क का क्या आ गया बोलो, करेक्ट इनकरेक्ट। उसमें से देखो एनी 7, तो कुल मिला के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से लिखने कितने हैं, 7, तो यही पे और एक आपको ऑप्शन मिल गया। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन है, 7 लिखने हैं 14 मार्क के लिए। हाँ लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है दैट आपको क्या लिखना है, रीजन। लेकिन एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ रहा है, 30 मार्क का आपका एमसीक्यू है, 14 मार्क का आपका करेक्ट इनकरेक्ट आ गया, तो कुल मिला के कितने मार्क का आपका एक्चुअली में सब्जेक्टिव आ गया, 44 मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 44 मार्क्स का अगर नलायक सब्जेक्टिव है और 56 मार्क का बस लिखना है, तो क्या घंटे का पेपर ये डिफिकल्ट है? तो ये हो गया सेकेंड रीजन, जिस रीजन की वजह से आपका ये पेपर सबसे इजी होने वाला है। हाँ करेक्ट इनकरेक्ट में सर हम लोग एवं ही कुछ भी 7 में से 6 इनकरेक्ट लिख देंगे तो क्या मार्क्स मिल जाएंगे? हाँ अगर भगवान की कृपा रहेगी तो आप जो लिखेंगे वो सही है, लेकिन बस करेक्ट इनकरेक्ट लिखने से बात नहीं बनती है, उसका रीजन भी लिखना है। सर फिर 2 मार्क के लिए कितना लिखना है, वो बाद का क्वेश्चन है। हमेशा थ्योरेटिकल पेपर के अंदर बच्चे सवाल पूछते लिखना कितना है बताओ, वो लिखना कितना है क्या है वो बाद में समझ लेंगे। पहले प्रिलिमिनरी एक स्टेप तो हम लोग आगे बढ़े कि है क्या ये सब्जेक्ट, पेपर लिखना कैसे है। तो 56 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, पूरा पूरा लिखना है, जो कि पहले 100 नंबर का हुआ करता था। अब आप मुझको बताएंगे 100 मार्क का पूरा लिखना आसान है कि 56 मार्क का पूरा लिखना आसान है? इट वॉज इजी टू राइट डाउन 100 मार्क पेपर डिस्क्रिप्टिव और इट इज इजी टू राइट डाउन 56 मार्क डिस्क्रिप्टिव। बट अब सी बात है 56 100 बोलेगा तो नालायक को थोड़ा सा स्कैनिंग करके आना पड़ेगा। 56 मार्क का डिस्क्रिप्टिव लिखना आसान है कंपेयर टू 100 मार्क। तो बताएंगे मुझको जब एमसीक्यू नहीं था तब कितना डिफिकल्ट लगता था, अब तो थोड़ा इजी हो गया है ना, तो काहे के लिए हम इसको डिफिकल्ट बोलते हैं? डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी पेपर। अब बात करते हैं ये 56 मार्क का सर पेपर होता कैसे है। तो ये रहा आपका 56 मार्क का पेपर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर 4 4 3 3 यही जो है फॉर्मेट फॉलो होगा, 4 4 3 3। कोई भी पेपर देखो 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3, और उसके अंदर भी आपको क्या मिल रहा है, एक एडिशनल क्वेश्चन मिल रहा है, 5 में से 4। तो 30 मार्क का आपका क्या हो गया, एमसीक्यू हो गया, है ना। यस, सो 30 मार्क का आपका क्या हो गया, एमसीक्यू हो गया, प्लस 14 मार्क्स का क्या हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, प्लस 56 मार्क का आपका क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव, इजंट इट। और उसमें से आपको लिखने कितने हैं, एनी 4 आउट ऑफ 5। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, लगभग 14 मार्क्स, 14 मार्क्स ईच, इजंट इट। तो दिस इज हाउ योर पेपर विल बी आउट ऑफ दी 100 मार्क। अब आपको टारगेट क्या रखना है भैया, एमसीक्यू के अंदर मिनिमम 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 25 मार्क का टारगेट रखेंगे। अगर आप वो टारगेट लेके चल रहे हो तो पहले ही दिन टारगेट सेट करना है, 25 मार्क का तो मिनिमम आना ही चाहिए, वही टारगेट से रखेंगे तो बेटर है। अदरवाइज फिर 40 का टारगेट रखोगे तो नाला को 20 ही मिलने वाले। तो 25 मार्क का एमसीक्यू में टारगेट रखेंगे। करेक्ट इनकरेक्ट है, अब इसमें क्या ही डिफिकल्ट है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो करेक्ट इनकरेक्ट में क्या दिक्कत होने वाली है। चलो मान लेते थ्योरेटिकल पेपर है सर, उसमें मार्किंग ज्यादा नहीं मिलता है, चलो मान ले 10 मार्क तो मिल जाएंगे, अगर अच्छे से पढ़ाई की हो 10 मार्क तो मिल जाएंगे, और फिर बचे 56 मार्क्स। अब अगर मान लेते हैं बच्चे का अगर नॉर्मल पढ़ाई भी हुआ है, नॉर्मल की बात कर, नॉर्मल, तो उसके 30 मार्क कहीं गए नहीं है, 50% मार्क एलोकेशन की मैं बात करता हूं, तो 30 मार्क कहीं गए नहीं उसके। तो अगर मान लो मैं ऐसे पढ़ाई करके निकल जाऊं तो बताएंगे मुझको कितने मार्क्स मिलेंगे, 55 एंड, और बच्चे बोलते हैं ऑडिट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है और इसमें मार्क नहीं आते सर, मैं फेल हो गया। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल पढ़ाई करके भी चले गए ना तो 60+ मार्क्स स्कोर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, एकदम इजीएस्ट वे में आपको ऑडिट के अंदर 60+ स्कोर हो ही जाएगा अगर आप ये टारगेट लेके चल रहे हो तो। अदरवाइज फिर डिफिकल्ट है। वैसे
जिंदगी में बस एक ही चीज आसान है, वो बोलो क्या? सांस लेना। चेक करो, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर इनटू द आईसीयू, वहां पे वेंटिलेटर लगाना होता है, फिर तो मतलब जिंदगी खत्म है। और क्या है बताओ, इसके अंदर क्या डिफिकल्ट और क्या इजी? फिर उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता है। अभी नॉर्मल सिनारे में बात करते हैं, एक ही चीज आसान होती है, सांस लेना, बाकी सारी डिफिकल्टी होती है। मानो तो डिफिकल्ट, मानो तो इजी, है कि नहीं? तो आपने ये टारगेट लेके चलना है कि भैया इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो यहाँ पे बैठा है मिनिमम टारगेट रखे, कितना? 60+ मिनिमम टारगेट। सर कैसे अचीव करें? चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे को फीस दोगे तो मैं ही तो वो सहारा हूंगा आपका। वैसे सब कुछ आता रहता तो आप घर पे बैठ करके भी पढ़ाई कर लेते, इधर क्लास में आने की जरूरत नहीं होती। कैसे करना है, क्या करना है, हम बताएंगे। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न। 30 मार्क का एमसीक्यू, 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट और 56 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 4 सॉल्व करने, बस 4 4 3 3। और एक खुशखबर, अब देखो अगर क्वेश्चन 4 4 3 3 मार्क्स के आने वाला है तो आप मुझको बताएंगे कि यहां पे आपके आंसर का लेंथ कितना होगा, 4 4 पन्ने भर के या 1 या 1.5 पन्ना मैक्सिमम? मैक्सिमम 1 या 1.5 पन्ना। 4 मार्क का पेपर होगा ना, तो मैं कहूंगा अगर बच्चे ने पढ़ाई करके कॉन्क्रीटली आंसर को लिखा है ना, तो 1 पन्ना काफी है। हाँ, थोड़ा कुछ कुछ लोगों को होता है फापड़ बसरा लगाने की आदत होती है, वो 1.5 पन्ने में खत्म कर देंगे। 3 मार्क का पेपर होगा तो मैं बात करूंगा 75% पेज में आपका आंसर कवर है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको लिखना है 1 पन्ना या मैक्सिमम 1.5 पन्ना। और इसके अंदर होलसेल में सवाल आने के चांसेस बहुत ही रेयर है। आएंगे तो रिटेल में सवाल आएंगे। रिटेल समझ रहे हो? कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, जो कुछ मेन हेडिंग होता है जिसके आंसर्स के अंदर सब पॉइंट होते हैं, कुछ 10-12। अब आपको 10-12 पॉइंट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर 10-12 मार्क का पॉइंट का अगर वो क्वेश्चन पूछ ले तो बताएंगे एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का आ जाएगा। तो बाकी क्या पूछेंगे? सिलेबस के अंदर 13 टॉपिक है, 13 टॉपिक के अंदर क्या पूछ लेंगे? फिर एक ही टॉपिक में से एक पॉइंट के ऊपर 20 मार्क का अगर सवाल पूछ लिया तो फिर बाकी टॉपिक्स का कोई वैल्यू नहीं बनता है। हाँ, लेकिन इससे एक बात हुई है, एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू इंट्रोड्यूस होने के बाद और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने जब से शुरू करा हुआ है, तब से ये हो चुका है कि एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी एक बात को छोड़ सकते, इसको छोड़ सकते, उसको छोड़ सकते, नहीं, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड छोटे छोटे पॉइंट आर इंपॉर्टेंट। अब बड़े पॉइंट पे कभी फोकस मत रखिएगा। आप लॉ का पेपर देके आए हो, जो बच्चे लॉ का पेपर देके आए बताएंगे मुझको कोई ऐसा क्वेश्चन था और बहुत लंबा, बहुत लेंथी उसका आंसर था। नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज एमसीक्यू आ चुका है, 30 मार्क उसने खा लिए, 70 मार्क में क्या ही पूछ लेंगे। और फिर उसमें से भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आने के आसार है। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई एक केस स्टडी बना करके दे देंगे, भैया बताओ इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जैसे कि अभी आपको यहां पे दिख रहा है। यस, एटीएम लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल ये है, टर्नओवर इतना है, आउटस्टैंडिंग लोन इतना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बताएंगे क्या इस कंपनी को ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिकल केस स्टडी हो गया। अब आपको क्या करना है, वो ऑडिट कमिटी का पॉइंट अगर याद है तो उस हिसाब से उसका आंसर लिख सकते हो। यू नीड नॉट टू रिमेंबर द 10-11 पॉइंट वाला आंसर। तो अगेन ये एक रीजन हो गया जहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो थर्ड रीजन आई कैन राइट डाउन ओवर हियर, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस आई कैन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये आपके लिए एडेड एडवांटेज है। सही बात है, सही बात है। और फिर चौथा रीजन, फोर्थ एंड रियली वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जिसकी वजह से आपका सीए इंटर ऑडिट का पेपर बहुत ही इजी जाने वाला है, वो है ओके। बाकी 3 तो हम लोग संभाल लेंगे सर, ये वाला पार्ट मैं संभालूंगा। सही बात है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिससे आपका ऑडिट का पेपर है बहुत इजी जाने वाला है। सर वो किताबें कौन सी मिलेगी, सर ये क्या मिलेगा, वो अभी है वो किताबें कम है क्या आपके पास ना लायक कि और किताबों के बारे में पूछा, सर किताबें कौन सी मिलेगी, बच्चों को बहुत होता है सर किताबें कौन सी मिलेगी, पढ़ने से तो रहे आप। किताबें दूंगा, मैंने बोला डेली घर पे जाके रीड करना, हाँ करेंगे करेंगे सर, हफ्ते में एक बार खुलती किताब। तो वो किताबें क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी वो बात की कहानी है, सब कुछ मिलेगा आपको, वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हो। ठीक है, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, किताबें प्रॉपरली मिल जाएगी, बस आपका काम है कि क्लास में आना, क्लास में ध्यान देना।
तो ये तो होगी बात किसकी, बोलो पेपर की, पढ़ना क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं, सर इतना कुछ लिखना है लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए पढ़ना क्या क्या है। तो आते हैं सिलेबस के अंदर, तो सिलेबस क्या क्या है सर वो बता दो। तो ये रहा आपका सिलेबस, पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, 100 मार्क का पेपर, और आप जानते हो 3 घंटे के अंदर पेपर कवर करना है, 100 मार्क का पेपर आपका होगा, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इसके अंदर कुल मिला के 13 टॉपिक होंगे, 13 टॉपिक हमको 100 मार्क के लिए पढ़ना है, जिसके अंदर से पहला जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। दूसरा आएगा आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट वन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंसेस। फोर्थ वन रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल। फिफ्थ वन फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। सिक्स्थ वन ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। सेवेंथ ऑडिट सैम्पलिंग। एट्थ एनालिटिकल प्रोसीजर। 9 ऑडिट ऑफ द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 10 कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट। 12 एंड 13 मिसलेनियस, ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। को समझा? घंटा नहीं समझा, इसलिए ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देंगे नहीं कि क्या पढ़ना है, बस समझो 13 टॉपिक हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। सर अपने बैच का जो ओवरऑल आइडिया है वो कैसे रहेगा, मतलब हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो इसके अंदर अगर मैं टॉपिक नंबर 1 की बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्ड दिख रहे हैं, वाले दिख रहे हैं ना आपको, कुछ वर्ड दिख रहे हैं ना आपको। सो बेसिकली जैसे आपके अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ऑडिट के अंदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके ऊपर आपको टेस्ट करा जाता है। हर एक टॉपिक के रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स होंगे, एक तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद अलग से ऐसे का एक सेशन रख सकते हैं, या फिर दूसरा हम लोग टॉपिक्स के साथ साथ ही एसेस को खत्म कर लेंगे। बेटर ये होगा कि हम लोग लैटर वाला फॉलो करें कि जैसे ही टॉपिक चल रहा है उसके साथ साथ हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को भी खत्म करें। अलग से ऐसे पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि कोई टॉपिक है जैसे नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कोप ऑफ द ऑडिट, अब इसके साथ साथ कौन कौन से एसेज है अगर वो हम लोगों ने पढ़ लिए तो फिर जाकर के उसका एक कॉन्क्रीटनेस आ जाएगा, हाँ भैया ये ऐसे ये कहता है और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ये होता है। और ऑडिट पढ़ने के टाइम पे भी जैसे हमने लॉ को पढ़ा था, एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड विद द लॉजिक, विद द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। मैं आपसे कहूंगा कि आपके 8 के 8 सब्जेक्ट में से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर कोई होगा तो वो होगा आपका ऑडिट का पेपर। व्हाई? बिकॉज दिस इज ओनली यू आर गोइंग टू डू। जब आपका आर्टिकलशिप शुरू होगा तब आप ऑडिट ही करेंगे और क्या करेंगे, सही कि गलत? तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यही है और इसलिए इसको प्रैक्टिकल एंगल से ही पढ़ना पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने का मजा है और फिर पढ़ने के अंदर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगर मैं उसको बस ऐसे ही बस कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट को पढ़ूंगा, टेक्स्ट को देखूंगा, उसको रटूंगा, निकल जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। बिकॉज हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू हो या डिस्क्रिप्टिव हो, इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं बात करूं, मई 21 या नवंबर 21 का पेपर था जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एंगल से पूछे हुए थे। जो बच्चा रट्टा करके गया था, रट्टा मार के गया था, उसको तो पेपर डिफिकल्ट जाने ही वाला है। तो आप रट्टेबाजी ना करिए, रट्टेबाजी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, रट्टेबाजी कहाँ है, निमोनिक वगैरह होते हैं, मेमोरी टेक्निक्स होते हैं, वो मैं आपको देते जाऊंगा कि भैया इसको याद करने का ये मेमोरी टेक्निक है, उसको याद करने का ये टेक्निक है, उसका ये निमोनिक है, इसका ये मेमोरी टेक्निक है, उसको ऐसे याद करते हैं, उसको वैसे याद करते हैं। वो तो मैं आपको थ्रू आउट द बैट बताते जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ये सारी बातें किसके लिए है? याद करने में आपको हेल्प करेगी। अब हर बात रट्टा मारने जाएंगे तो कुछ बनेगा नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकल एंगल से जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उसको आप प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर पाओगे, और वो तो बात अलग है, लेकिन एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे। तो प्रैक्टिकल एंगल से भी सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। और एज आई टोल्ड यू कि ये ऑडिट का पेपर एक नया पेपर आपके सामने है, तो कम से कम 6 से 7 लेक्चर आप मुझको दीजिएगा, ओके, टू गेट इनटू द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। बिकॉज पहले 6-7 लेक्चर में आपको लगेगा ही नहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझेगे नहीं भाई क्या चल रहा है इधर। तो पहले 6-7 जो लेक्चर होंगे उसके अंदर हमको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको अगर कहा क्रिकेट सब लोग देखते हैं, सब जानते हैं क्रिकेट, ओके, बताएंगे मुझको ये फ्री हिट क्या होता है? ये क्रिकेट के अंदर फ्री हिट क्या होता है? जो क्रिकेट खेलते हैं, जानते हैं, देखते हैं, फ्री हिट क्या होता है?
एनीवन? फ्री हिट क्या होता है? हाँ जी, हाँ बेटा चिन्मय, क्रिकेट फ्री हिट क्या होता है? अच्छा, मतलब कि अगर बॉलर ने नो बॉल डाल दी तो उसकी पेनल्टी है कि अगले बॉल पे वो आउट नहीं होगा, मतलब अगले बॉल पे बैट्समैन किसी भी प्रकार से खेल सकता है, कैच आउट, बोल्ड, स्टंप, कुछ नहीं हो सकता। हरीश शाह, ये फ्री हिट हो गया। चलो तो ये नो बॉल क्या होता है? ये नो बॉल क्या होता है? अमय, अगर बॉलर दी गई सीमा से आगे जा करके अगर बॉल फेंकता है या हाइट से ज्यादा ऊपर बॉल फेंक देता है तो वो बॉल खेलने लायक नहीं होती है, इलीगल डिलीवरी मानी जाती है, उसको नो बॉल कहते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, ये कैच आउट कैसे होता है बंदा? कैच आउट कैसे होता है? अगर बैट्समैन ने बॉल मारी और जमीन पे लगने से पहले ही अगर फील्डर ने बॉल को लपक लिया तो फिर वो कैच आउट हो जाता है। हरीश शॉ, सो नाउ अगर क्रिकेट देखना है तो क्रिकेट के बेसिक रूल जानना बहुत जरूरी है ना, बेसिक टर्म्स जानना बहुत जरूरी है ना। मैंने ऐसे आपको बेसबॉल का गेम दिखाने लेके चला गया, बोला बता अब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रही क्या चल रहा है आगे। चलो एक बात मुझको, ड्यूस का मतलब क्या होता है? टेनिस के अंदर ड्यूस का मतलब क्या होता है? आई गेस मेजॉरिटी बच्चे इसको नहीं जानते हैं, तो टेनिस का घंटा देख पाओगे और समझोगे क्या? समझे कि नहीं समझे? तो कोई भी गेम खेलना है तो उसके पहले बेसिक रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। वैसे भी ऑडिट का गेम खेलना है तो ऑडिट के कुछ बेसिक टर्म समझने बहुत जरूरी है, और अगर वो टर्म समझ लिए तो खेलने का कोई मजा आएगा, अदरवाइज कुछ मजा आएगा नहीं। सर बेसबॉल क्रिकेट जैसा ही है? नहीं, क्रिकेट जैसा लगता है लेकिन पूरा अलग है गेम, है ना, उसके टर्म्स बहुत अलग है। तो वैसे ही पहले एक 6-7 लेक्चर आप मुझको दीजिएगा जिसके अंदर आप ऑडिट के अंदर घुसेंगे और फिर उसके बाद जो है खेलने का मजा कुछ और ही लेवल पे आएगा। तो ये बात समझना, पहले 3-4 लेक्चर या 4-5-6 लेक्चर आपको लगेगा नहीं कि क्या जम रहा है, माइट भी कुछ लोग उसके पहले ही जेल इन हो जाए, लेकिन हाँ 6 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन कमिंग मंथ। सही बात है? चलिए, सो ये 13 टॉपिक है, 13 टॉपिक को डिटेल में समझेंगे थ्रू आउट द बैच। चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं, आपको किताबें मिल जाएंगी, साथ साथ मैं आपको याद करने के बहुत सारे तरीके बताऊंगा, प्रैक्टिकल एंगल से इस सब्जेक्ट को समझेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका प्रिपरेशन हो जाए, साथ साथ आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इस सब्जेक्ट को ठीक से फॉलो कर पाओ। बिकॉज आपका अभी ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लोगे, जब भी बच्चे ग्रुप 1 देके आए हुए, या फिर जब आपका बोथ ग्रुप हो जाएगा तब आप जाओगे, तो उस समय पे चमत्कार ना हो आपके। समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंट मैंने देखे हुए एग्जाम तो पास कर लिए हैं लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ नहीं है, मतलब जानते नहीं कि हुआ क्या है, बस रट के चले गए, एग्जाम पास कर लिए, बात खत्म। उनका उनका टारगेट बस एग्जाम पास करना होता है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर क्या होता है? चमत्कार। तो हमको समझना है कि साला हमारा चमत्कार ना हो, तो इसलिए इसको उसी एंगल से पढ़ेंगे। हाँ सर, एट द एंड एग्जाम पास करना भी बहुत जरूरी है। सर मुझको सब कुछ आता है लेकिन मेरे पास डिग्रीज नहीं, आता सब कुछ है मेरे को लेकिन डिग्री नहीं है, वो भी बात किसी काम की नहीं है। तो हम लोग उसको ब्लेंड करके चलेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी समझेंगे, साथ साथ एग्जाम के लिए भी क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या जरूरत है वो भी समझेंगे। तो दोनों का ब्लेंड लेके चलते हैं, ज्यादा हम लोग नॉलेज गेनिंग पे भी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे और नया के ज्यादा रट्टोफिकेशन पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा ब्लेंड लेके चलेंगे तो मजा आ जाए। सही बात है? चलिए, सो ये तो बात होगी किसकी, बोलो, आपके पेपर पैटर्न की होगी, और दूसरा आपके सब्जेक्ट के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, कितने टॉपिक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए, अब नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप मुझको बताएंगे भाई और बहनों, सर वो तो समझने के लिए मैंने आपके पास क्लास लगाई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये ऑडिट आपके दिमाग में क्या है, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट क्या होता है? हाँ जी, वैसे ये दोपहर से 1 से लेके 3 का समय जो है बहुत ही जबरदस्त समय होता है। बिकॉज खाना हजम हो रहा रहता है, हल्की हल्की नींद भी आती थी दोपहर में 1 से 3, है कि नहीं, और उसके अंदर ऑडिट का सब्जेक्ट, वाह डेडली कॉम्बिनेशन है।
चलिए बताएंगे मुझको व्हाट डू मीन बाय ऑडिट, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट करते हैं मतलब क्या करते हैं? वैसे आपका भी ऑडिट हुआ है बहुत बारी. नाउ व्हाट यू आर डूइंग विथ मी इज ऑडिट इटसेल्फ. बस सर ने सी एंटर लॉ तो पढ़ा दिया. सर ऑडिट कैसे पढ़ाएंगे वो नहीं समझ रहा है. तो अभी पिछले आई गेस कुछ आधे घंटे से यू आर ऑडिटिंग. क्या पढ़ाएगा, क्या बात कर रहा है, ठीक से पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, इसको कितनी नॉलेज है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको झेपेगा नहीं झेपेगा, नहीं. Actually you are doing audit, isn't it? You are auditing, no? Audit means again to check. In the layman terms I can say it is a check. और बताओ सर ये होती है ऑडिट. घर वाले आपका ऑडिट करते हैं? घर वाले आपका ऑडिट करते कि नहीं करते हैं? क्या करते घर वाले, किस चीज का ऑडिट करते हैं? हाँ जी, घर वाले किस चीज को ऑडिट करते हैं भैया? आपको ऑडिट नहीं करते, चेक नहीं करते, आपको सवाल नहीं पूछते. मान लो आप ट्रिप पे गए हो तो सवाल नहीं पूछते घर वाले, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, कौन कौन गया था, कितने बजे पहुंचे, कितने बजे वहां से बाहर निकले, क्या क्या खाया, क्या किया, खर्चा कितना आया, पूछते कि नहीं पूछते? तो नथिंग बट घर वाले भी आपको ऑडिट कर रहे हैं. और बताओ और कहां पे ऑडिट किया? मान लो बॉयज को हमने कोई एक नई बाइक या नई कार चलाने के लिए दे दी, तो बताएंगे आप क्या करते, ऑडिट करते कि नहीं करते? भाई कार कैसी है, दिखने में कैसी है, चलाने में कैसी है, स्पीड कितना है, करते कि नहीं करते? तो दैट इज ऑडिट इटसेल्फ. लड़कियों आपको हमने अगर मान ले कोई नए ड्रेस के दुकान में या साड़ी की दुकान में अगर मैंने आपको पहुंचा दिया, तो वहां पे ऑडिट करते कि नहीं करते? रेट कैसा है, रीजनेबल है कि नहीं, एक्सपेंसिव है, क्वालिटी कैसा है, त्या कलर मध्ये तो पॅटर्न, ह्या पॅटर्न मध्ये तो कलर मिळणार का नाही मिळणार. अरे करते कि नहीं करते चेकिंग? तो नथिंग बट यू आर चेकिंग. चेकिंग माने ऑडिट. सर फिर हम लोग किसका ऑडिट करने वाले हैं? एज आई टोल्ड यू सीए इज डूइंग ऑडिट. तो सीए किसका ऑडिट करता है? साड़ियों का, गाड़ी का, किसका ऑडिट करता है सीए? सीए ऑडिट किस चीज का करता है बताएंगे नहीं बताएंगे? तो विक्की दादा ने आपको एक डेफिनेशन बताया हुआ है ऑडिट का, जरा पढ़ेंगे जोर से क्या लिखा है. यही डेफिनेशन आपके बुक में कॉपी पेस्ट है. बुक में पढ़ने से बेटर है यहां से पढ़ लेंगे, रियल लाइफ के अंदर पढ़ लेंगे. बताओ मुझको व्हाट इज ऑडिट, जोर से पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे सब लोग. चलो 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन. एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express and बस खत्म. आगे एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन इतना ही है. तो डेफिनेशन के अंदर से 3-4 वर्ड पिक कर लेते हैं और ऑडिट को समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला वर्ड क्या आया? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. ओके, ऑडिट क्या है? कम ऑन. आज पहला लेक्चर एकदम निवान शांति रिक्लाइनर सीट पे बैठ करके आपको सुनना है, बाकी आपको लिखना बिखना कुछ नहीं है. लिखना विखना सब वो अगले या पिछले नेक्स्ट लेक्चर पे शुरुआत हो जाएगी. अभी आप बस आज क्या करना है, रिक्लाइनर सीट पे बैठ करके बस सुनना है, बस सोना नहीं. यस, क्या लिखा है? ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. आप अगर किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को डाउनलोड करके देखोगे तो वहां पे ऑडिटर्स रिपोर्ट का नाम क्या आता है? आप किसी भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट देखो, किसका देखेंगे? रिलायंस का देखेंगे,
चलो ये रही 21-22 की एनुअल रिपोर्ट ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और यही एक डॉक्यूमेंट है जो आपका क्या बोलते हैं उसको फेस होगा ऑडिट का। यस, तो ये रही रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट। आप मुझको बताएंगे लिखा क्या है, कंसोलिडेटेड छोड़ दो, आगे लिखो क्या लिखा है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, कैन एनीवन टेल मी? ये रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट है भैया, ये रिपोर्ट नलायको अगर मैं तुमको दिखाऊं भैया सर, ये करने के पीछे का कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए, है कि नहीं? सर ये कर लेंगे, मिलेगा कितना? ये मैंने सी इंटर लॉ में भी बच्चों को दिखाया था। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट रिपोर्ट है, और इसके अंदर P&L अकाउंट का खर्चा अगर देखोगे, पेमेंट टू द ऑडिटर कितना है, फीस एज ऑडिटर्स कितना है 73, व्हाट 73 करोड़ ऑडिटर को मिल रहा है। यहां पे दिख रहा है पेमेंट फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के 73 करोड़ कोई देता है? तो इसलिए मैंने कहा ना, नाम बदल करके क्या करना चाहिए, चार्टर्ड ऑडिटर, ना कि चार्टर्ड। यहां पे नहीं आ रहा है कि पेमेंट फॉर फीस एज अकाउंटेंट, नहीं, फीस एज ऑडिटर। ऑडिट करने के पैसे ज्यादा मिलते हैं। आपका जितना भी रेवेन्यू होगा सीए करने के बाद, ऑडिट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। और बताएंगे मुझको ऐसे 3-4 कंपनी मिल गए नलायक को, तो जिंदगी में और क्या चाहिए बताओ। 73 करोड़, हैव यू एवर थॉट दिस फिगर इन योर माइंड, एवर इन योर ड्रीम? आई गेस नॉट। ये एक कंपनी का, एक ऑडिटर का फीस है 73 करोड़, और कुछ स्टार मार्क करके किया है, उसके अंदर और भी बहुत सारी इंक्लूड होंगे खर्चे पानी, टैक्स ऑडिट अलग होता है, अदर फीस के अलग बातें होती है। तो 75 करोड़, लगभग 75 करोड़ रुपए ऑडिटर को मिलते हैं, किस चीज के? हो गया भाई, वेट। यस, सो ये रहा आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो एज आई टोल्ड यू कि जो 73 करोड़ रुपीस आपको मिले हैं, वो बस इस रिपोर्ट को फाइल करने के मिले। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, सर ये व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? यस बेटा, अनबायस होना चाहिए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अनबायस? आप ऑडिट करोगे अनबायसली करोगे, मतलब मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, मैनिपुलेटेड नहीं होगा, अनबायस होगा। और हाँ बेटा, अब बताओ व्हाट्स नेम?
स्नेहा, स्नेहल जी बताइए। अनबायस्ड होगा और विदाउट एनी इन्फ्लुएंस होगा, मतलब किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा अपने ऊपर, ठीक है, ओके। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं प्रैक्टिकल, ओके। यहां पे एक कंपनी, कंपनी का नाम है प्रजापति लिमिटेड, ओके, एक लिस्टेड कंपनी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और इनका एक बेटा है जो हाल फिलहाल में बना सीए, ओके। अब पहले सीए बनने के पहले ये किसी और सीए से अपना ऑडिट करवा कर लेते थे। आज उनका खुद का बेटा सीए बन गया तो बताएंगे इस कंपनी का ऑडिट करेगा कौन? मैं ही करूंगा। तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सीए मोहित को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, तो ये चला गया ऑडिट करने के लिए। भाई नया कोरा चिट्टा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, हाल फिलहाल में ईपीएस से ऑडिट बिडिट पढ़ के आया हुआ है, तो एकदम स्विंग में है, सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं जबरदस्त। उसने 2-3 खर्चे पानी चेक कर लिए, पता चला ये तो खर्चे कंपनी के खाते के नहीं है, ये तो खर्चे पानी इन्फ्लेटेड करके बताए हुए हैं। एक्चुअली में खर्चे हैं कुछ 100 करोड़ रुपए के, बुक्स में बताया गया 200 करोड़ रुपए, मतलब 200 करोड़ से उन्होंने अपना प्रॉफिट कम कर लिया है। और जो 100 करोड़ के एक्स्ट्रा खर्चे पानी उन्होंने बुक करे हुए हैं ना, ये खर्चे पानी फेक है। तो सीए मोहित ने अपना एक मस्त रिपोर्ट बनाया, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रजापति लिमिटेड डू नॉट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू, इट कंटेन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। और ये रिपोर्ट जाएगा मेंबर्स को, जैसे कि यहां पे दिया है, टू द मेंबर्स ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वैसे क्या टू द मेंबर्स ऑफ प्रजापति लिमिटेड। अब ये रिपोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने पढ़ लिया, बताइए ऑडिटर को बोला, तो ऑडिटर चला गया, बोले कि ये क्या रिपोर्ट दी आपने? तो सीए कहता है बिल्कुल सही रिपोर्ट दी है, मैंने तो पूरा पूरा चेक करा हुआ है, 100 करोड़ के खर्चे एकदम फेक है, 100 करोड़ का आपने प्रॉफिट जो है वो कम बुक करा हुआ है, इस पे आपका रिपोर्टिंग होगा, इस पे इनकम टैक्स रिपोर्ट आएगा, इनकम टैक्स की रेट आपके ऊपर आएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। अभी एमडी साहब बोले वाह, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारी पीठ थपथपाना चाहता हूं। न जाने पीठ थपथपाते थपथपाते कान थपथपा लिए। आप मुझको बताएंगे उसके बाद ये रिपोर्ट चेंज होगी कि नहीं होगी? अरे रिपोर्ट चेंज होनी है, बाप से बड़ा कोई नहीं दुनिया में। बाप ने बोला नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, एक कान के नीचे कंटप लगा दिया, ट्रू एंड फेयर व्यू हो गया, सारे खर्चे पानी एकदम सही। बताओ क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज ऑडिटर के ओपिनियन पे किसी प्रकार का दबाव है। अब यह दबाव पेरेंटल है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हुआ, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं हुआ। अगले साल जब ऑडिट करेगा बताएंगे इतने गहराई में जाके चेक करेगा या ऑडिट करने से पहले अपना रिपोर्ट दे देगा? ऑडिट करने से पहले अपना रिपोर्ट दे देगा, सही कि गलत? इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। सर क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट खतरे में है? और कौन से रीजन हो सकते बताओ? सर इस वजह से इसने चेकिंग ठीक से नहीं करा, और कौन कौन से रीजन बताओ? एक तो हो गया पेरेंटल थ्रेट, और कौन से रीजन बताओ? सर इस वजह से ऑडिटर का अपना एग्जामिनेशन ठीक से नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं है सर। हाँ जी, फ्रॉड, मतलब बैलेंस शीट में फ्रॉड है और ऑडिटर उनके साथ मिला हुआ है। अच्छा, ऑडिटर उनके साथ मिला हुआ है, ठीक है, मतलब यू मीन टू से फॉर सम मॉनिटरी कंसिडरेशन, श्योर, जैसे सत्यम के केस में हुआ था, ओके। तो बात करिए कि सर ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ओके, और क्या रीजन हो सकता है?
अरे एक्स्ट्रा ऑडिट फीस, ऑडिटर फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा फीस के लिए क्या वो चेकिंग ठीक से ना करने के पैसे लेगा नहीं लेगा? भाई कितना फीस है? 75 करोड़, मैं हमको 25 करोड़ एक्स्ट्रा देते। चलो, सत्यम के केस में क्या हुआ था? नॉर्मल कंपनीज का ऑडिट फीस जो नॉर्मली लोग लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा सत्यम के ऑडिटर पीडब्ल्यूसी फीस लेते थे, और उसके बदले वो ऑडिट रिपोर्ट क्लीन दे रहे थे। आप मुझको बताएंगे ऐसी कंपनी जिसके अंदर कैश बैलेंस है ही नहीं, बैंक बैलेंस है ही नहीं, बैंक का खाता ही नहीं है, उसका खाता और उसका बैलेंस उन्होंने बैलेंस शीट में दिखा दिया। बताओ बताओ, बिना ऑडिटर की मिली भगत ये काम हो सकता है? आप ऑडिट करने के लिए, मतलब आपने ऑडिट पढ़ा भी नहीं है, अगर मान लो आप ईपीए का ऑडिट करने के लिए आ गए, अगर मैंने कहा कि चलो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है वो चेक करो, आप कैसे चेक करेंगे? पहले आप बताएंगे सर कैश कितना है बताइए, तो आप कैश गिनेंगे, उसको लिखेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे? बैंक का बैलेंस, बैंक का स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट में बैलेंस कितना 31 मार्च पे वो चेक करेंगे। सही बात है, और वही आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कैश बैलेंस है ही नहीं और आप कैश बैलेंस है सर्टिफाई कर रहे हो, बैंक का खाता भी नहीं है और उसका खाता बैलेंस शीट में दिख रहा है और उसका बैलेंस भी दिख रहा है, और वो आप सही बता रहे हो? बताओ, ऑडिटर के कॉन्निवेंस या ऑडिटर की मिली भगत के बिना ये सारी बातें हो सकती है? नहीं। तो ये मॉनिटरी चीजें होगी जिसकी वजह से, मॉनिटरी थ्रेट्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस हार्म में है। सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि ऐसा एग्जामिनेशन जो किसी और दबाव से मुक्त है। आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मॉनिटरी लालच के आप कुछ एग्जामिनेशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसी के बहकाव में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो ये रहा पहला वर्ड, किसका बोलो? टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? दूसरा ऑडिट क्या है बोलो? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ जोर से बोलो क्या? जोर से बोलो क्या? जोर से बोलो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आपने क्या कहा? ऑडिट आप किस चीज का करोगे? यस, आप किस चीज का ऑडिट करोगे? कम ऑन। मैंने कहा जाओ जाके रिलायंस का ऑडिट करो, तो आप किस चीज का ऑडिट करेंगे? हाँ जी, आप किस चीज का ऑडिट करेंगे? आप जाके पहले क्या मांगोगे कि मोटा भाई हमको ये दे दो? क्या मांगोगे? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही मांगोगे ना? उसका ऑडिट करोगे ना? अरे श्योर, पक्का? चलो मैंने आपके सामने रख दिया बैलेंस शीट पी एंड एल, ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा पी एंड एल, करो ऑडिट। क्या चेक करोगे? आपने चेक करा परचेसेस, तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करो ऑडिट। ये रहा आपका बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया हुआ है, करिए ऑडिट। क्या करेंगे? ये रहा आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट, वहां फलाना फलाना फलाना, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल असेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। बताओ क्या कहेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू कि नहीं? पिछले साल ये था, इस साल ये है, करो ऑडिट। करोगे? रमा जी करिए ऑडिट। यही है, ये प्रिंट आउट करके मैंने आपके हाथ में दे दी, ये भी सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा हूं मैं तुमको, बस। नहीं करोगे? हाँ जी, और चाहिए इन्फॉर्मेशन? क्या इन्फॉर्मेशन तुमको? परचेज का बिल चाहिए आपको? क्यों? अच्छा, आपको प्रूफ चाहिए? ओके, मतलब यू मीन टू से सर ये जो दिख रहा है यहाँ पे
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेसेस, इसका आपको प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ चाहिए आपको? इसका परचेस की बिल चाहिए आपको, ठीक है, परचेस का बिल दे दिया, और परचेस का बिल है, मान लो इसके अंदर कोई इन्वेंट्री खरीदी करी हुई है, कोई स्टॉक खरीदी करा हुआ है। चलिए इमेजिन करते हैं इनके असेट के अंदर भी कुछ परचेसेस होंगे, प्लांट प्रॉपर्टी। तो मान लो कोई एक लैपटॉप खरीदी करे मुकेश भाई ने, लैपटॉप की कीमत है 5 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपको परचेस में दिख रहा है ये लैपटॉप खरीदी करा हुआ है 5 लाख रुपए। कैसे चेक करेंगे बताओ? आप जाओगे वहां पे मुकेश भाई के पास जाओगे और क्या बोलोगे? बिल दिखाओ। फिजिकली भी चेक करो, लैपटॉप है कि नहीं देखोगे, चलो लैपटॉप है, आगे फिर बिल मांगोगे, ठीक है, बिल मांग दिया, और क्या करोगे? बस हो गया, सही है सब कुछ, टिक कर दिया, टिक कर दिया, हो गया। मतलब बिल की अमाउंट क्या है, एंट्री क्या पास करी है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जाके चेक करोगे ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, टिक करोगे, ये टिक हो गया, फिर खत्म, ट्रू एंड फेयर व्यू, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। क्या अभी भी कुछ गलत है? देखिए मैं आपको ऑडिट पढ़ा रहा हूं, बुक से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा ऑडिट है क्या चीज। Audit of independent examination of financial information. Now, what do you mean by financial information? Financial information do not only meant by the balance sheet, the vouchers. It is the authenticity of the transaction. कि transaction authenticate है कि नहीं। अब हर एक कंपनी में एक कंट्रोल सिस्टम होता है। मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने के टाइम पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करा हुआ था। व्हाट इज दिस कंट्रोल? कंपनी के अंदर कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो खर्चा करने का एक कुछ तो प्रोसीजर होगा कि भैया अगर 10,000 रुपए तक का खर्चा है तो ये लोग उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, अगर 10,000 से लेके 50,000 तक खर्चा है तो ये लोग उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, 50,000 के ऊपर कोई खर्चा है तो ये लोग उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, 1 लाख रुपए से ऊपर का ये, 5 लाख से ऊपर है तो ये, 30 लाख से ऊपर है तो ये लोग उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। तो आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आस्क दैट व्हाट इज द प्रोसीजर टू परफॉर्म दिस ट्रांजैक्शन। कि एक लैपटॉप खरीदी करा है 5 लाख रुपयों का, तो आप बस बिल चेक करके, बिल का अकाउंटिंग एंट्री चेक करके उसका इफेक्ट जर्नल, जर्नल से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट, ये उसका जर्नी है। अब ये जर्नी तो होगा ही होगा प्रॉपर, बिकॉज आजकल सारे लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंट्री पास कर लिए, बात खत्म, बैंक लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर वहां से तो जर्नी पास होके बैलेंस शीट तो जाने ही वाला है। ये तो क्लियर कट एंट्री दिख रही है और बड़ी जेन्युइन एंट्री दिख रही है। लेकिन ये जो 5 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदी करा है ना, ये खरीदी करने का ऑथोराइजेशन किसका है वो भी चेक करना पड़ेगा। पता चला 5 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदी करा है लेकिन इस ट्रांजैक्शन को किसी ने ऑथोराइज ही नहीं करा था। द पर्सन हु इज हैविंग अथॉरिटी टू पास दिस ट्रांजैक्शन, उसका सिग्नेचर ही नहीं वहां पे। हो सकता है 5 लाख रुपए का खर्चा अगर करना है तो उसके लिए किसी डायरेक्टर का साइन होना बहुत जरूरी है, और आपने देखा कि अकाउंटेंट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके वो 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ऑथोराइज करा हुआ है। आप मुझको बताएंगे क्या ये ट्रांजैक्शन ऑथोराइज है? क्या ये ट्रांजैक्शन कंपनी के सिस्टम के हिसाब से हुआ है? नहीं हुआ है। ये होता है ऑडिट। ऑडिट इज नॉट जस्ट टू चेक द नंबर्स। नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, नंबर का कैलकुलेशन तो सिस्टम अपने आप कर लेता है। ये जो बैलेंस शीट बना है ये किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ये बैलेंस शीट बना है सिस्टम ने। एक ट्रांजैक्शन आप उसके अंदर डाल दो, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट तक जाएगा, उसके अंदर कोई गलती नहीं होती है, सिस्टम की गलती कुछ नहीं है। आपको चेक करना है इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर जितने ट्रांजैक्शन आ रहे, कितना बैलेंस है, लगभग 2 लाख 30, मतलब 2.25 लाख करोड़ रुपए का बैलेंस है।
ये 2.25 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो प्रॉपरली ऑथोराइज है कि नहीं, इसमें से कितने ऑथोराइज कितने अनऑथोराइज्ड। अगर मान लेते हैं इसकी अकाउंटिंग भले ही सही हुई है, लेकिन पता चला ऊपर का जो 23,000 करोड़ रुपए का जो प्लांट एंड प्रॉपर्टी है वो बिना ऑथोराइजेशन के ही खरीदी करा हुआ है, तो यू टेल मी क्या कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, जिसकी कोई गरज ही नहीं थी। बताएंगे इसको बोलते हैं ऑडिट, और ऑडिट मतलब ये करना है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है उसको चेक करना कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये होता है ऑडिट। नंबर क्रंचिंग इज नॉट ए ऑडिट, या वाउचर का चेकिंग करना इज नॉट ए ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को समझना, उस ट्रांजैक्शन को करने का एक प्रोसीजर समझना, और उसी प्रोसीजर से वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है वो करना। और उसके लिए सबसे पहले आपने अगर कोई काम करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। जिस भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उस कंपनी को समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप उसको ऑडिट कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, बिकॉज हर एक कंपनी का काम करने का तरीका अलग है। अब जब भी पहली बार ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो पहला काम यही करेंगे, भैया कंपनी क्या है वो समझाओ, कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन करने का कोई सिस्टम है कि नहीं, उसको आप लिख के लेंगे। भैया ये ट्रांजैक्शन ऐसे होता है, वो ट्रांजैक्शन वैसे होता है, सेल्स ट्रांजैक्शन करनी है तो क्या सिस्टम है। ऐसे ही कोई भी उठ करके सेल्स कर रहा है, कोई तो सिस्टम होगा, किसी के हाथ में ऑथराइजेशन होगा कि सेल्स करेंगे नहीं करेंगे, इतना करेंगे उतना करेंगे। स्क्रैप सेल, सेल्स के अंदर बहुत सारे स्क्रैप सेल, स्क्रैप सेल का अथॉरिटी किसका है, स्क्रैप ऐसे ही पड़ा होता है, इसके अंदर कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। कोई भी उठा करके स्क्रैप बेच रहा है, कितना स्क्रैप निकलता है, उस स्क्रैप का करते क्या है, कितने वेंडर आते हैं, उनमें से किस वेंडर को सिलेक्ट करा जाता है, ये वेंडर सिलेक्ट करने की अथॉरिटी किसकी है। भाई स्क्रैप सेल का एंट्री तो चेक कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप सेल, उसका नंबर तो सही होने वाला है बिकॉज उसका मेरे पास सेल्स इनवॉइस भी है, लेकिन ये सेल्स इनवॉइस बनाने के पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को चेक करना बहुत जरूरी है, और उसको कहते हैं ऑडिट। क्या सही बंदे ने सही ट्रांजैक्शन एंटर करा हुआ है, सही बंदे ने सही ट्रांजैक्शन ऑथराइज करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है। अरे बैलेंस शीट तो फ्रंट एंड है, बैक एंड तो ये सब लोग हैं, और फ्रंट एंड को चेक करना कोई काम का नहीं है, आपको बैक एंड चेक करना पड़ेगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, परचेस में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी ऑथराइजेशन लेवल है, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो अपने ऑथराइजेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चेक करना पड़ेगा। चलो लैपटॉप की बात करेंगे, आप रमा जी ने कहा सर लैपटॉप को चेक करूंगा, ठीक है, लैपटॉप को चेक कर लिया उन्होंने, सही है, लैपटॉप भी दिख रहा है, बिल भी दिख रहा है, ऑथराइजेशन भी है, ठीक है, ट्रांजैक्शन पास कर लिया। आगे आता है प्रजापति लिमिटेड में, ओके, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, एमडी साहब के बिटिया का बर्थडे है, बोले चलो आज होटल खाना खाने जाते, रेस्टोरेंट, एमडी साहब की बीवी ने बहुत मिन्नतें करी, चलो चलो आज होटल खाना, इतने बड़ी कंपनी के एमडी और बर्थडे पार्टी आप ऐसे घर पे देंगे, नहीं हम होटल में खाना खाने के लिए जाते। तो एमडी साहब अपने घर वालों को लेकर के चले गए ताज, ताज में होटल 20-25 लोग साथ में भी है, रिलेटिव्स वगैरह, तो चले गए होटल में खाना खाने के लिए, खाना हो गया, बिल बन गया कुछ 50,000 रुपये का, 50-60 हज़ार रुपये का बिल बन गया, उतना बनेगा ही बनेगा, 20-25 लोग जाएंगे ताज में जाएंगे, 50-60 हज़ार का बिल बनने वाला, मान लो 60 हज़ार का बिल बन गया। एमडी साहब ने बिल लिया, कंपनी में आ गए, अबे अकाउंटिंग वहां बैठा था, अकाउंट ये बिल अकाउंट फोर कर दे, तो अकाउंटेंट आया, तो किसका बर्थडे पार्टी, ठीक कर दे, एंट्री मार लिया, फूड एंड बेवरेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री मार दिया, एक 60 हज़ार का चेक काट करके एमडी साहब को दे दिया, एमडी साहब ने वो चेक अपने खाते में जमा कर लिया, खत्म। बताएंगे मुझको बर्थडे पार्टी किसकी थी, एमडी साहब के बेटी की। मजे किसने लूटे, ये सारे एमडी साहब के रिलेटिव्स ने। खर्चा किसके नाम पे आ रहा है, आप बताओ मुझको, आप उस ट्रांजैक्शन को चेक करोगे बाद में, बहुत बाद में चेक करोगे, isn't it? तो अगर मान लो आप एक 6-7 महीने के बाद उस ट्रांजैक्शन, वो फैन बंद कर दो, दोनों बंद कर दो, दोनों। अगर आप एक 6-7 महीने बाद उस ट्रांजैक्शन को चेक कर रहे हो तो आप कैसे चेक करोगे रमा जी,
आपके पास बिल आ गया, आप चेक कर रहे हो फूड एंड बेवरेजेस अकाउंट चेक कर रहे हो आप कि ये सही में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फूड एंड बेवरेजेस कितना है, 60,000 रुपए का बिल है। बताओ, बिल तो आपके पास है, होटल का बिल है, उसमें थोड़ी नहीं दिख रहा गेस्ट कौन कौन है, बस बिल दिख रहा है ना, क्या क्या खाया क्या नहीं खाया। रमेश बोल रहा चाहिए उड़ खाते इजंट इट। अब बताओ, जैसे आप लैपटॉप में बोल रहे थे सर लैपटॉप चेक करूंगी, बताओ खाना कैसे चेक करूं, हाउ कैन यू चेक दैट, आप चेक नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करोगे, अब इस केस में ऑडिट कैसे करोगे बताओ। हम बता रहे हैं ऑडिट का मतलब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी देख सकते हैं। अब ये एक्सपेंस का क्या करे, एमडी साहब है, एमडी साहब ने बोल दिया अकाउंटेंट को अकाउंट फॉर कर दे, तो मना कर देगा तो उसके खाने के लाले हो जाएंगे अगले महीने से, उसको तो कंपनी से निकाल देंगे, उसने तो अकाउंट फॉर करना ही है, कर लिया अकाउंट फॉर। तो बताओ क्या ये खर्चा कंपनी का था, नहीं था। तो कैसे चेक करेंगे इसको, कैसे पकड़ेंगे इसको, कैसे पकड़ेंगे इसको। क्या ये फ्रॉड हुआ, क्या ये फ्रॉड हुआ, द आंसर इज यस, ये फ्रॉड हुआ कि कंपनी का पैसा आपने अपने पर्सनल काम के लिए यूज करा, ये फ्रॉड हुआ। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे कुछ फ्रॉड्स या एरर्स जो सोफिस्टिकेटली छुपाए जाते हैं ना, उसके ऊपर ऑडिटर की नजर नहीं होती है या ऑडिटर उसको ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसे भी कुछ फ्रॉड होते हैं जिसका एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया। आपसे बहुत ज्यादा होशियार आपके क्लाइंट है, आप सारी चीजों को ढूंढ पाओगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है। और उसके लिए आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, कि एंटिटी में क्या चल रहा है। एंटिटी में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग एसओपी कहते हैं, एसओपी, कि हर एक चीज को करने का ये तरीका होता है। तो उस तरीके को आपने अपने बाजू में रखना है और ट्रांजैक्शन को बाजू में रखना है। क्या ये ट्रांजैक्शन इस एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करता है, अगर करता है तो ये ट्रांजैक्शन सही है, अगर नहीं करता है तो ये ट्रांजैक्शन गलत है। हाँ, अब जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ट्रांजैक्शन प्रॉपरली एसओपी के अंदर फिट बिठाई रहती है, अब उसको चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड इसीलिए ऑडिटर इज नॉट देयर टू डिटेक्ट द फ्रॉड, ऑडिटर इज देयर ओनली टू डिटेक्ट एरर्स एंड मिसस्टेटमेंट। ये बड़ा ही मिथ आपके दिमाग में होगा कि ऑडिटर फ्रॉड ढूंढता है या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को डिटेक्ट करना। नहीं जी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्रॉड को डिटेक्ट करना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके सामने जो भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, उसका चेकिंग करके अपना रिपोर्ट देना। अगर फ्रॉड नजर आए तो 143(12) के अंदर रिपोर्टिंग करना होता है। सी इंटर लॉ में आपने ये सेक्शन पढ़ा हुआ था। 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, सही कि गलत। तो ऑडिटर को फ्रॉड डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसको एकदम प्रॉपरली सोफिस्टिकेटली क्या करा जाता है, उसको छुपाया जाता है। सही बात है। अब बात करते हैं अगेन इस रिलायंस की। बताएंगे कितना सेल्स है, how much sales that they have made during the year? Come on, लगभग कुछ 4.5 लाख करोड़। अरे श्योर, आप मुझको बताएंगे। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप बताएंगे 4.5 लाख रुपए का सेल्स, क्या आप पूरा चेक कर सकते हो? क्या आप पूरा चेक कर सकते हो? नहीं, क्यों? 4.5 लाख रुपए का सेल्स चेक करने के लिए जाएंगे तो नलायक को 4 साल लग जाएंगे। फिर ऑडिट रिपोर्ट कब देंगे? ऑडिट रिपोर्ट तो नलायक को आपके ईजीएम में सबमिट हो जाना चाहिए। और अप्रैल में ऑडिट शुरू करे हो, अगर मान लो जुलाई में आपका ईजीएम है तो 2 महीने में ऑडिट खत्म करना है। यू टेल मी, पूरा चेक करना क्या आपके बस में है? तो क्या करेंगे?
तो क्या करेंगे, इमेजिन करते हैं 4.5 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस के लिए लगभग कुछ 1 लाख इनवॉइसेस है, लगभग 1 लाख इनवॉइसेस है। अब बताओ 1 लाख इनवॉइसेस चेक करना पॉसिबल है? तो क्या करेंगे, अब सैंपल ड्रॉ करेंगे, अब सैंपल ड्रॉ करेंगे। अरे श्योर, 1 लाख में से कितने सैंपल लोगे बताओ ना। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑडिटर जजमेंट, टाइम कितना है, पैसा कितना मिल रहा है, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। तो मान लेते हैं 1 लाख में से आपने 500 ट्रांजैक्शन सैंपल ड्रॉ कर लिए। अब ये 500 ट्रांजैक्शन आप वो जो एसओपी आपके पास था, कुछ याद है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी आपके पास था, ये 500 ट्रांजैक्शन डीप डाउन इन एसओपी से चेक होगा कि क्या ये 500 ट्रांजैक्शन में एसओपी फॉलो हो रहा है। हाँ, अब 500 में भी फिर सैंपलिंग मत करिए सर, इन 500 में ना एसओपी में 21 पॉइंट है, इसमें ना मैं 2 ही चेक कर दूं नालायक को। 500 का 21 पॉइंट चेक करना है, समझे? 500 का 21 पॉइंट चेक करना है, पूरा पूरा थरो डाउन चेक करना है। अगर 500 में से आपको कहीं गलती नजर नहीं है, या फिर गलती है छोटी मोटी गलती है जो आप संभालोगे, ठीक है ये गलती तो पॉसिबल है, हो ही सकती है। अगर ऐसा लगा तो आप क्या कहोगे, 1 लाख ट्रांजैक्शन सही है, कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे नहीं कहोगे? 500 ट्रांजैक्शन चेक कर लिए और बचे हुए 99,500 ट्रांजैक्शन सही है, ऐसा बोल दिया आपने। सही की गलत? आपने 1 लाख ट्रांजैक्शन चेक नहीं करने हैं, 500 ट्रांजैक्शन चेक करने हैं, जिसका स्टैंडर्ड एसओपी 21 पॉइंट का है, 21 पॉइंट चेक कर लो। अगर सही निकले तो ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं तो नहीं। इसीलिए ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देता है, ट्रू एंड फेयर। ऑडिटर कभी ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोलता है। मैं आपको आज के लेक्चर पे ये समझा रहा हूं ऑडिट क्या होता है, क्या करना है ऑडिट में। ऑडिटर कभी ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोलता है। ट्रू एंड करेक्ट का मतलब क्या होता है, 100% सही है। हम 100% सही नहीं कह सकते, बिकॉज 500 ट्रांजैक्शन में से ऐसे ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं जो सही तरीके से छुपाए गए थे। हो सकता है खाने वाला, बताया मैंने एग्जांपल, वो मैंने सही बोला लेकिन सही नहीं था, लेकिन मैं सही बोला भाई बिकॉज एसओपी के अंदर आता है। और 99,500 ट्रांजैक्शन में भी बहुत सारी गलतियां हो सकती है ना, लेकिन मैंने क्या कहा, वो सही है, तो मैंने कहा ट्रू एंड फेयर व्यू। इसलिए ऑडिटर बोलता है, मैं कहता हूं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट ए ट्रू एंड करेक्ट व्यू। सही, फेयरली सही लगता है, ट्रू एंड फेयर, सही ट्रू करेक्ट नहीं, ट्रू एंड फेयर। ट्रू है, फेयरली ट्रू है, हो सकता है और भी गलतियां उसके अंदर हो, लेकिन मैं नहीं जानता। जितना मैंने चेक करा हुआ है उसके उस हिसाब से तो ये ट्रू एंड फेयर है। मेरी बात समझे? सो ऑडिट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, कम ऑन क्या बोलो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? इट इज नॉट जस्ट ऑडिटिंग द बैलेंस शीट पी एंड एल। बैलेंस शीट पी एंड एल बनाने के लिए जो भी लोग जिम्मेवार थे उनका भी चेकिंग करना, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना। हाँ, उसके अंदर अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आएंगे, परचेस इनवॉइस आएगा, आपका ट्रायल बैलेंस आएगा, जर्नल वाउचर्स आएंगे, उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि किसने ऑथराइज करा है, किसका सिग्नेचर है, क्या नहीं है, ये सारी बातें आएगी। जो मैंने कहा 500 ट्रांजैक्शन 21 पॉइंट, अभी 21 पॉइंट कहां से आएंगे, मैनेजमेंट से आएंगे। आप उनको जाके पहले वही पूछेंगे, बताओ आपका प्रोसीजर क्या है। डायरेक्ट जाकर के बैलेंस शीट पे खुद ही नहीं मारनी है, चलो मैं ऑडिट बैलेंस शीट, अरे बैलेंस शीट को रखो बाजू में, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को तो पता ये तो सही होने वाला है। अरे गलती हो गई तो टैली कैसे हो गया, गलत हुआ तो टैली होएगा ही नहीं ना। तो बैलेंस शीट को रखो बाजू में, मेरे को ये नहीं चेक करना है, मेरे को ये चेक करना है। जाओ जाके मैनेजर के साथ जाकर के टेबल पे बैठो, मतलब किसके लिए, डिस्कशन के लिए। कुछ ठंडा गर्म मंगवाओ और उससे बातचीत करो। बताओ भैया परचेसेस का प्रोसीजर क्या है, 1 2 3 4 5, सेल्स का बताओ, एक्सपेंसेस का बताओ, कैश एक्सपेंस बताओ, फिक्स एसेट का बताओ, इन्वेंटरी का बताओ, सबका ऑडिट करेगा तेरा भाई। जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सब सब लिख के ले लो, और फिर एक एक ट्रांजैक्शन को आप चेक करते बैठो ऑन द बेस ऑफ दिस प्री पैरामीटर्स दैट हैव ड्रॉन अर्लियर, एसओपी। मेरी बात समझे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, बैलेंस शीट नहीं होता है। तो आप जब भी ऑडिट करने के लिए जाएंगे पहले बैलेंस शीट लेंगे नहीं, वो तो बाद में, एंड में, पहले एसओपी। क्लियर? अब आगे, अब इसके अंदर और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन थ्रू आउट द बैच आगे आगे चर्चा करेंगे। तो दो वर्ड हो गए, पहला कौन सा बोलो? पहला कौन सा हो गया? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एनी एंटिटी मतलब किसको ऑडिट करते हैं? यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करिए, फिर किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है भाई, किसी का भी हो सकता है। हाँ, कंपनीज का ऑडिट करवा के लेना लॉ ने बोला हुआ है, लॉ बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है कि हर एक कंपनी का ऑडिट होना जरूरी है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, बिकॉज लॉ उसको कहता है ऑडिट करके ले लो। अदरवाइज बाकी एंटिटीज का भी ऑडिट हो सकता है, पार्टनरशिप का भी ऑडिट हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप का भी ऑडिट हो सकता है, ट्रस्ट का ऑडिट भी होता है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनी ऑडिट को क्यों कहते हैं? बिकॉज वो कंपनीज एक्ट ने बताया हुआ है। वैसे ऑडिट तो किसी भी एंटिटी का हो सकता है, तो इसलिए लिखा है किसी भी एंटिटी का आप इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करोगे तो वो ऑडिट है। एनी एंटिटी, एनी एंटिटी। बताएंगे मुझको, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, क्या उसको ऑडिट करना जरूरी है? नॉन प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी है, ऑडिट करवाना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है। अच्छा चलो, डॉर्मन कंपनी फॉर दैट मैटर, डॉर्मन कंपनी जानते हो ना? व्हाट इज डॉर्मन कंपनी? ऐसे कंपनी जिसने पिछले 3 साल में कुछ काम नहीं करा हुआ है ना? इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो अरे ट्रांजैक्शन ही नहीं तो ऑडिट किस बात का? तो बताएंगे डॉर्मन कंपनी का भी ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं करा तो भी चल जाएगा? डॉर्मन कंपनी का भी ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं किया तो चल जाएगा? हाँ, करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया है ये चेक करने के लिए, अदरवाइज फिर मैं आपको नॉर्मल कंपनी बोलूंगा। मैं चेक करूंगा कि तुम्हारी कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए तुम डॉर्मेंट हो। एक भी ट्रांजैक्शन दिख गया तुम डॉर्मेंट नहीं हो, इस बात का ऑडिट करूंगा। एनी एंटिटी का मतलब होता है ये, चाहे वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटर हो, ट्रस्ट हो, नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, स्मॉल हो, ओपीसी हो, चाहे जो भी कंपनी हो उसका ऑडिट होगा, होगा ही होगा। एनी एंटिटी, सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नहीं है, ट्रस्ट का ऑडिट होगा, ट्रस्ट एक्ट के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। स्मॉल कंपनी, डॉर्मन कंपनी, कुछ भी हो उसका ऑडिट होगा। When such examination is conducted with a view to express an opinion thereon, तो थर्ड पॉइंट यहां पे आएगा, जिसको हम लोग अंत में पढ़ेंगे, SS 700 ऑडिट रिपोर्ट। भाई चेकिंग करेंगे, रिपोर्ट भी तो देना है कि ऑडिट करके भाग जाएंगे? हाँ? मैंने ऑडिट करा, मैं भाग गया रिपोर्ट कौन देगा भाई? रिपोर्ट भी देंगे, मेंबर को क्या देंगे हम लोग? ये ऑडिट रिपोर्ट ही तो, और क्या है? ये जो पढ़ रहे थे ना हम लोग, ये वाला कहाँ गया? ये क्या है? ऑडिट रिपोर्ट ही तो है। ऑडिटर अपना रिपोर्ट बता रहा है कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू है। भैया ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, मेंबर देख लो, तुम्हारे डायरेक्टर ने इतना सब घमासान करा हुआ है इस कंपनी के अंदर ड्यूरिंग द ईयर। देखो देखो भाई क्या करना है, डायरेक्टर को चेंज करना नहीं करना है। ए मेंबर, तुम्हारे ऑडिटर एकदम मस्त काम कर रहे हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छे हाथों में है, कोई चिंता मत करो, निवांत है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। बताऊंगा मैं अपने मेंबर्स को। तो रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है, उसके अंदर बहुत सारे प्रकार आते हैं, क्वालिफाइड, अनमॉडिफाइड वगैरह वगैरह, एडवर्स, डिस्क्लेमर, क्या क्या रिपोर्ट होते हैं SS 700 के अंदर पढ़ लेंगे। तो पहली बात आज हमने सीखी, दैट इज, क्या बोलो, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट। तो ऑडिट का तंबू इन 3 खंभों पे खड़ा है। पहला, ऑडिट इज, क्या बोलो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और क्यों करते हैं? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपना रिपोर्ट देने के लिए। और किस चीज का ऑडिट होता है? किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है, किसी भी। बस कंपनी को स्टैच ऑडिट क्यों कहते हैं? बिकॉज वो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है, इसीलिए। बाकी किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है, सही बात।
तो ये रहा डेफिनेशन। पहले वापस एक बार, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस एंड ओपिनियन देयर ऑन ऑफ एनी एंटिटी, किसी का भी, इसको कहते हैं ऑडिट। भाई और बहनों, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? पक्का? कल से जब आएंगे तब ऑडिट की एक मस्त 200 पेजेस की एक किताब आएगी, जो आपकी रजिस्टर या जो नोटबुक जो भी बोलो वो आप लेके आओगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट द बैच कुछ चार्ट्स भी ड्रॉ करेंगे, जिन चार्ट से आपको सिलेबस रिवाइज करने में थोड़ी आसानी होगी। अपने हाथों से लिखेंगे तो मज़ा आ जाए, तो वो याद आता है। सही बात है। तो 200 पेजेस का एक रजिस्टर लेके आएंगे, जिसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे उसके चार्ट्स बनाएंगे, और कलरफुल पेन्स तो हम अपने पास होंगे ही होंगे, है ना। एक ब्लैक कलर का लेके आओ जो आपको एग्जामिनेशन में यूज करना है, एक ब्लू कलर का होगा और एक रेड कलर का। 3 मैं प्रेफर कर रहा हूँ। बाकी किसी को फ्लोरोसन लेके आना है, किसी को वो चकमक वाला पेन लेके आना है, चकमक वाला पेन होता है वो लेके आना है। बस कलाकारी नहीं करनी है। अपना बुक कहीं ऑस्कर के लिए नहीं जाने वाला है। ये सर ये क्या मस्त होता है ऑस्कर, नहीं। एग्जामिनेशन में जो आपको सही लगे, एकदम ज्यादा कलाकारी भी अच्छी नहीं लगती, साफ सुथरा सिंपल। 3 कलर के पेन लेके आओ, और किसी को और कलर का पेन चाहिए तो लेके आओ, फिर हम लोग उससे चार्ट बनाएंगे, मजा आ जाएगा। सही बात? क्लियर है? पक्का? झेपिया? चलिए, सो आज का पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने क्या समझा? ज्यादा कुछ नहीं समझा, बस हमने ऑडिट क्या है वो समझा। ठीक है, इसके अंदर क्या समझा? पहले हमने समझा कि भैया ये ऑडिट का पेपर सबसे इजी क्यों है। पेपर पैटर्न क्या है? क्या पेपर पैटर्न है? 30 मार्क का एमसीक्यू, गोला गोला करना है। ओके, जय माता दी, लेट्स रॉक। हाँ, एक बात तो बोलना ही भूल गया मैं, इसका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है कि नहीं? तो जय माता दी बोलने का, ठोक के आने का। सही बात है, लगा तो लगा, नहीं तो फिर क्या है, गया ही किधर है अपना। सो वो एमसीक्यू है, फिर 14 मार्क का करेक्ट इनकरेक्ट आएगा, विद द रीजंस लिखना है, और बस 56 मार्क का डिस्क्रिप्टिव लिखना है। उसके अंदर भी 4 4 3 3 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 लिखना है, खत्म बात। सर मैंने ऐसा करा तो मेरे को है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में से ए बी आता है और क्वेश्चन नंबर 5 में से सी डी आता है, दोनों का मिलकर एबीसीडी कर दूं? वाह वाह, कर दो, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात समझो। तो उसमें थोड़ा सा आप टैकल कर लेना कि सर और इजी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा क्वेश्चन आपने पूरा लिखना है। तो कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, जो करेक्ट इनकरेक्ट वाला आ जाएगा। तो ये रहा 30, 14 एंड 56, 100 मार्क का ये पेपर रहा। फिर उसके बाद हमने टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स है, और पूरे इंटरलॉक के सिलेबस में कौन सा ऑडिट पढ़ना है? बस एक ही ऑडिट पढ़ना है। कौन सा? स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिसके अंदर बैंक ऑडिट भी आता है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर होता है, और छोटे छोटे अलग अलग एंटिटीज है, उसका चैप्टर नंबर 13 बन जाता है। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, अलग अलग। ट्रस्ट का ऑडिट कैसे करते हैं, सिनेमा हॉल का ऑडिट कैसे करते हैं, वो क्या मजेदार बात है। सिनेमा हॉल का ऑडिट कैसे करते हैं, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट कैसे, छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, वो अलग चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस चैप्टर है। और फिर उसके बाद हमने ऑडिट क्या है वो समझा। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट, P&L की, बाकी पीछे भी सब कुछ ले, जो लोग उसको बना रहे ना उनको ऑडिट करना है हमने, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट एग्जामिनेशन। बैलेंस शीट, P&L का ऑडिट नहीं करते, वो तो आउटपुट है। भाई इंग्रेडिएंट सही होंगे तभी रेसिपी अच्छी बनेगी ना। रेसिपी को बुरा बोल के क्या करोगे? इंग्रेडिएंट चेक करो पहले। किसी ने चाय में तड़का मार लिया, बताओ, आप बोल रहे चाय को गाली दे रहे। भाई चाय को गाली देने का कोई मतलब नहीं, चाय जिसने बनाई ना उसको गाली दो। सही की गलत? अरे पक्का, तो वो चेक करना है हमने। मेरी बात समझे, कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी हम लोग 13 चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, तो और क्या ही पढ़ने वाले हैं कि ये जो लोग हैं ना, जो बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनको चेक कैसे करना है ना, वही 13 चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सही बात है? पक्का। और ये सारी बातें हम लोग क्यों करते हैं? जस्ट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अंत में हमको एक रिपोर्ट फाइल करके देना है, जिसके कुछ नहीं, बस 75 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। सही बात है? बताओ मुझको, इस इंडिया में आई गेस आई डोंट से दैट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे अमीर आदमी है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट आर रिस्पेक्टेबल पर्सन, साथ साथ एक अच्छा खासा पैसा बना भी लेते हैं। एक सही जिंदगी जीने के लिए जितना पैसे की गरज है ना, उससे कई गुना ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट कमा लेता है। लोग बोलते हैं सीए में पैसा नहीं मिलता है, सीए में पैसा नहीं मिलता। अरे मिलता है रे भाई, तुम ऑडिट तो ऐसे करो, तुम ऑडिट तो ऐसे करो।
तुम ऑडिट ऐसे नलायक को छोटे मोटे ऑडिट कर रहे हो, 500 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, तो तुमको तो घूमना पड़ेगा वैगनआर में। तुमको अगर घूमना है ऑडी में, तुमको घूमना है बीएमडब्ल्यू में, तो भैया तो इतना तो लेवल का 75 करोड़ का ऑडिट तो करना ही पड़ेगा ना। सही कि गलत? तो आप ऐसे कुछ कंपनीज ढूंढो जिनका ऑडिट करो, 75 करोड़ मिल जाएंगे, बात खत्म, और जिंदगी में क्या ही चाहिए जीने के लिए। तो एक अच्छा खासा पैसा हम लोग बना सकते हैं ऑडिट के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट ठीक से समझना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल एंगल से समझना पड़ेगा। थ्रू आउट द बैच हम लोग यही पढ़ने वाले, बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यस, एनी काइंड ऑफ डाउट? नो? चलिए, तो आज का लेक्चर इधर ही खत्म कर देते हैं हम लोग। ऑडिट की पहली क्लास खत्म होगी, कल के क्लास से हम लोग थोड़ा सिलेबस के अंदर घुसेंगे और सिलेबस को समझना शुरू करेंगे। ओके, चलिए, सो बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद फॉर ये सेशन।